नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। आईआर का नेक्स्ट लेक्चर है ये और बहुत ही पसंद आ रहा है सभी को, इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे एससीओ और भारत। 13 टॉपिक मैंने बताए थे आईआर के GS1 के लिए। 67वीं बीपीएससी जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैंने 13 टॉपिक का एक वीडियो बनाया था कि इसी 13 टॉपिक के साथ सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आप देख लेना। एग्ज़ाम जब दे के आओगे तो उसी 13 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आईआर के आपको दिखेंगे एग्ज़ाम में सॉल्व करने को। उसी में से एक टॉपिक था एससीओ और भारत। ये मैंने बताया था कि ये टॉपिक आएगा, क्यों आएगा, इसके इम्पोर्टेंट की क्यों है, संभावना क्यों है इसके आने की। तो पहली बात तो सितंबर पिछले महीने में 2022 में इसका सम्मेलन हुआ है उज्बेकिस्तान में। दूसरी चीज़ क्या है कि 2023 में जो इसके राष्ट्राध्यक्षों की सम्मेलन होगा ना एससीओ का, वो अपने भारत में ही होगा। तो इसलिए दो कारणों से एससीओ जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस साल। तो बेसिक से हम लोग देखते जाएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक अगर देखेंगे तो अंत में मैं एक क्वेश्चन भी दे दूंगा आपको। अंत तक देखने पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जब वीडियो ख़त्म होगा तो आपके मुँह से यही निकलेगा कि वाह, वाकई आज हमने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल बेसिक से आपको मैं शुरू करके ले चलूँगा। ओके, सबसे पहले मैप देखते हैं एससीओ का। छोटा सा ही वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं, 30 मिनट का होता है। ये सारे एससीओ के सदस्य देश हैं जितना भी आपको दिख रहा है। इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें रूस है, इसमें चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है। उसके बाद से काकीताऊ है। काकीताऊ का मतलब क्या होता है? ये ट्रिक है मेरा याद करने का। जो सेंट्रल एशिया के देश हैं उन्हीं के नाम बस याद नहीं होते। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ये 4 देश भी सेंट्रल एशिया से शामिल है। बाकी भारत पाकिस्तान आपको याद रहेगा, रूस चीन याद रहेगा। उसके बाद से एक ईरान देश भी शामिल हुआ है। इतने सारे इसके सदस्य हैं। टोटल 9 सदस्य राष्ट्र हैं इसके एससीओ के। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो पूरा एशिया और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा संगठन आपको दिखेगा। ये पूरा एशिया लगभग में कवर किया हुआ है। अगर हम इधर के छोटे मोटे देश जो हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देश उनको छोड़ दें तो ये लगभग में सारे बड़े देशों को कवर किया हुआ है। इसकी एक अनोखी खासियत है जिस पर हम लोग पूरा शुरू से अंत तक पढ़ते जाएंगे कि क्या खासियत है एससीओ की। उससे पहले मैं आपको आज एक बेसिक बताता हूँ। बेसिक क्या होता है? एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपने जनरली नहीं सोचा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतिहास पर चलते हैं थोड़ा सा। जैसे आज का मुझे अगर भारत के परिप्रेक्ष्य बताना होगा कुछ, तो पहले मैं भारत के इतिहास की बात करूंगा ना, तो वैसे ही विश्व इतिहास पर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। 1945 को याद कीजिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, जब जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे। उसके बाद अमेरिका का प्रभुत्व शुरू हो गया था और दुनिया में दूसरा कौन धुरी बन गया था? दूसरा धुरी बन गया था रूस। इन दोनों के वर्चस्व में दुनिया 2 भागों में लगभग बट गई थी। साम्यवादी दुनिया या समाजवादी दुनिया, सोशलिस्ट वाली, और पूंजीवादी दुनिया में बट गई थी। इतना तो सबको पता होगा, बेसिक है ये। अमेरिका पूंजीवादी देशों का संगठन था और रूस समाजवादी देशों का संगठन था। दोनों में कोल्ड वॉर हुआ था जिसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ को सुनते जाना, आपको समझ में आ जाएगा। शीत युद्ध क्या था? इसमें आर्म जो होते हैं हथियार, अंतरिक्ष, टेक्नोलॉजी, इनका रेस था। किसका किसका? मैंने बोला हथियारों का रेस था। बड़ी से बड़ी मिसाइल बनाने का, विमान बनाने का। इसलिए अमेरिका और रूस के पास जो आप सैन्य टेक्नोलॉजी देखते हो उन्नत, वो किस दौर में विकसित हुए हैं? तो शीत युद्ध के दौर में विकसित हुए हैं। शीत युद्ध की समाप्ति कब मानी जाती है? 1991 में, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था। यूनाइटेड स्टेट जो रूस के संगठन था, सोशलिस्ट जो संगठन था समाजवादी, यूएसएसआर का जो था, वो जब टूटा है 1991 में, जब 18 देश अलग अलग आज़ाद हुए हैं, उससे भी ज़्यादा, तब जाके शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। क्या बोला मैंने? शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में मानी जाती है। इसके बाद दुनिया बिल्कुल बदलने लग गई। जैसे कोरोना के बाद और कोरोना के पहले की दुनिया बहुत अलग है, फॉरेन पॉलिसी बहुत अलग है, वैसे ही 1991 के बाद और 1991 की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल अलग होती है। 1991 के बाद किस चीज़ पर हमने संगठन बनाया? 1991 से पहले कैसे संगठन बनते थे? सैन्य संबंध वाले संगठन बनाए जाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य संबंध स्थापित किया जाए देशों के बीच में। उसी से सारे गठबंधन बनाए जाते थे पूरे दुनिया में।
सैन्य को लेकर, जैसे आप नाटो का, सिंटो, सेटो, वारसा पैक्ट, इन सब का नाम जो सारे क्या हैं, ये सारे सैन्य संगठन हैं। G7 का नाम आपने सुना होगा, ये मात्र एक इकोनॉमिक संगठन था। कुछ ही ऐसे इकोनॉमिक संगठन थे जिनका गठन हुआ था 1991 से पहले। 1991 के बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया को ये पता चला कि USSR जो था, रूस जो था, उसके पास सेना तो बहुत बड़ी थी, उसके पास हथियार तो बहुत एडवांस थे, लेकिन उसकी इकोनॉमी बिल्कुल गर्त में थी रूस की। वहाँ की हालत ऐसी हो गई थी 1991 में, जब आप इतिहास पर हो गए शीत युद्ध का, तो अंत में बोलते हैं रूस के जो खाद्यान्न में काम करने वाले लोग थे वो बोलते हमारे पास नहाने को साबुन तक नहीं था, खाने को हम क्या गोली खा के थोड़े जीवित रह सकते हैं, बम बारूद खा के थोड़े जीवित रह सकते, अन्न का उत्पादन ही नहीं था। तो उसके बाद दुनिया ने सोचा कि अब जो हम संगठन बनाएंगे उसमें इकोनॉमी को तरजीह दी जाएगी। क्या बोला मैंने? इकोनॉमी को तरजीह दी जाएगी, पर्यावरण को तरजीह दी जाएगी। हमें इन मुद्दों पर एक होना होगा, सैन्य मुद्दों पर एक होने से सिर्फ काम नहीं चल सकता। उसके बाद ये स्पष्ट हुआ कि अमेरिका की चूंकि इकोनॉमी मजबूत थी, इसलिए वो शीत युद्ध जीत पाया। उसने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया, इसलिए वो जीत पाया। उसने एजुकेशन को बढ़ावा दिया, इसलिए वो जीत पाया। तो इसीलिए आपको 1991 के बाद क्या देखने को मिलता है कि आर्थिक आधार पर बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं, जिसमें आप ले सकते हैं G20 ले सकते हैं, या SCO ले सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे संगठन हैं। अब आते हैं SCO पर। ब्रिक्स वगैरह सारे उसी के उदाहरण हैं। SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले इसका नाम, जब इसका स्थापना हुआ था, इसका नाम था संघाई 5। ओके, संघाई 5 की स्थापना इसलिए किया था चीन ने क्योंकि उसके बहुत सारे देशों से, लगभग में 13 से 14 देशों से सीमा लगती है चीन की, उन सब से उसको सीमा विवाद सुलझाना था। संघाई सहयोग कॉरपोरेशन जो संघाई 5 का स्थापना हुआ था, उसके मूल में था कि हमें सीमा विवाद सुलझाना है और जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देना है। ओके, बाद में ये संगठन बड़ा होता गया, बाद में रूस भी इसमें शामिल हो गया, अलग अलग देश शामिल होते गए। 2017 से पहले रूस ने देखा कि SCO में क्या देखा उसने कि चीन का प्रभुत्व है। रूस ने ये चीज़ अनुभव किया। SCO की आधिकारिक भाषा 2 ही है आज भी। कौन कौन सी? एक रूसी भाषा है और एक चीनी भाषा है। SCO की ऑफिशियल लैंग्वेज रूसी और चीनी भाषा है। तो रूस ने देखा कि SCO में चीन की वर्चस्व हासिल हो रहा है, तो रूस ने प्रपोज किया कि भारत को इसमें शामिल किया जाए। तो चीन किसका प्रपोज करेगा कि SCO में पाकिस्तान को शामिल किया जाए। ओके, इसी तरह से अभी ईरान शामिल हुआ है, कुछ समय बाद मंगोलिया शामिल होगा, कुछ समय बाद और भी संगठन शामिल होंगे और भी देश इसमें शामिल होते जाएंगे। तो 2017 में भारत और पाकिस्तान एक साथ शामिल हुए थे SCO में। SCO के साथ कुछ और विडंबना भी है जिसको मैं यहाँ पर बताता हूँ, उसके बाद हम लोग PDF पर चलेंगे। SCO में भारत शामिल है, SCO में रूस, ईरान और चीन शामिल हैं। कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर? रूस, ईरान और चीन जो हैं ये USA के और पश्चिमी देश के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हैं। दुश्मन चीन से दुश्मनी नहीं है, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है रूस, ईरान और चीन। इन तीनों के साथ ही उसकी बहुत ही ज़्यादा वैमनस्यता बनी रहती है हमेशा। लेकिन भारत के साथ उसका बहुत ही अच्छा संबंध है, USA का हमारा। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है भारत के लिए कि हम SCO में बने रहेंगे, हम इनके साथ भी अपना समझौता करेंगे, रूस, चीन, ईरान के साथ, और हमारा USA के साथ भी संबंध अच्छा होना चाहिए। इसलिए भी हमारे लिए SCO महत्वपूर्ण है। SCO की और क्या खासियत है? चीन और पाकिस्तान, जिनसे हमारा सीमा विवाद बहुत लंबे समय से है, जम्मू कश्मीर को लेकर, लेह लद्दाख को लेकर सैन्य झड़प हो चुके हैं बार बार हम दोनों देशों के बीच में, हम तीनों देशों के बीच में। तो भारत को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है SCO इन दोनों देशों से बात करने के लिए। चीन से तो हम ब्रिक्स में भी बात कर सकते हैं, चीन से हम G20 में भी बात कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से हमें बात करने के लिए प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं था SCO के अलावा। SCO एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चूँकि सार्क जो है, सार्क का आपने नाम सुना होगा, सार्क इरेलेवेंट हो गया है धीरे धीरे, उसकी बैठकें नहीं होती हैं, इसलिए SCO सबसे अच्छा मंच है भारत पाकिस्तान की वार्ता के लिए। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। साथ ही
इस क्षेत्र को आप गौर से देखेंगे तो रीजनल कनेक्टिविटी हमारा इन देशों के साथ जो है, यहाँ पर जो किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान हैं, ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। इनको इधर भी जाना में दूरी पड़ता है, सबसे आसान इनको ये रास्ता पड़ता है। तो इसलिए भारत इन देशों के साथ संबंध स्थापित करके इन्हें हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान कर सकता है। ओके, बिल्कुल समझने की कोशिश करना, रटना नहीं पड़ेगा आपको एक लाइन भी। अब सोचो ये चीन है, यहाँ पर ये पाकिस्तान है। ओके, अब इन देशों के साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, यहाँ पर जितने भी देश हैं इनके साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, तो यहाँ पर अपना देश है, तो हम इन दोनों देशों को दोनों तरफ से काउंटर कर सकते हैं। ओके, ये देख रहा होगा आपको। तो इसलिए भी SCO हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके अलावा क्या है, जो रूस है वो ईरान के साथ मिलकर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहा है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यानी कि रूस ये पूरा रास्ता छोड़कर डायरेक्ट हिंद महासागर में ईरान के थ्रू आना चाहता है। ईरान में हमारा एक पोर्ट है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट, जिसको भारत ने बनाया है ईरान में। अगर हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से जुड़ना चाहते हैं तो चाबहार पोर्ट को मुंबई से जोड़ सकते हैं हम, यानी कि रूस से डायरेक्ट सामान कहाँ पर आ सकता है, मुंबई पोर्ट पर आ सकता है, बिना भूमध्य सागर में जाए हुए, बिना काला सागर में जाए हुए, बाय रोड। इसके लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा SCO, क्योंकि ईरान भी अब उसका सदस्य हो गया है। अगला मुद्दा है अफ़गानिस्तान की इनस्टेबिलिटी जो है। यहाँ पर अफ़गानिस्तान है ये छोटा सा। अफ़गानिस्तान में तालिबान जब से आई है, उससे पहले भी जब गृह युद्ध वहाँ पर छिड़ा हुआ था तो इनस्टेबिलिटी थी, वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थी। तो अफ़गानिस्तान में अगर आतंकवादी घटनाएं बढ़ती हैं तो ये सारे रीजन के जितने भी देश हैं ये सब प्रभावित हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि SCO के जितने मेंबर हैं उन सब का अफ़गानिस्तान में साझा हित है कि वहाँ पर स्टेबल सरकार हो, वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल हो, वहाँ की व्यवस्था स्टेबल हो, वहाँ गृह युद्ध ना हो, वहाँ पर शांति बनी हुई रहे। ओके, इतना सारा कुछ समझ में आ गया। इसके अलावा SCO में एक और पहल है, उसको कहा जाता है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड करके है एक, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। क्या फुल फॉर्म बोला मैंने, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। अब बताओ टेररिस्ट का नाम सुनते ही किस देश का नाम आता है मन में, वो देश भी है इस संगठन का सदस्य। इसलिए जब रैट्स का वो संगठन, रैट्स का सदस्य होगा पाकिस्तान भी, तो हम आतंकवाद के मुद्दों पर उनसे सीधी वार्तालाप कर सकते हैं कि हाँ भाई इसको रोक लगाना चाहिए आप लोगों को। 10-12 मिनट का मैंने इंट्रो दिया है, सिर्फ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का ये टॉपिक है, कितना अच्छा से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब तो बात रही PDF की, समझ में आपको आ गया होगा, बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि SCO क्या है, कैसे है। अब इसके हिस्ट्री कैसे बना, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सितंबर 2022 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी भाग लेने गए उज्बेकिस्तान, तो वहाँ पर क्या वार्तालाप हुई, हमारे लिए क्या निकल कर आया है उसमें से। ओके, हाल ही में SCO का शिखर सम्मेलन 2022 उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। PT जो 68वीं देंगे उनके लिए तो एक क्वेश्चन यही हो गया कि 2022 का जो शिखर सम्मेलन है SCO का, वहाँ का कहाँ पर आयोजित किया गया, तो समरकंद में, उज्बेकिस्तान में। समरकंद घोषणा पर सदस्य राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने वर्ष 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता संभाल ली है। SCO का 2023 में कहाँ पर होगा, तो भारत में होगा। इसका जो भी संगठन होगा, आयोजन किया जाएगा, इसका बैठक राष्ट्रीय अध्यक्षों का होता है। देखो SCO के वित्त मंत्री भी मिलते हैं, SCO के RBI के गवर्नर भी मिलते, मतलब रिजर्व बैंक के गवर्नर्स भी मिलते हैं, और SCO के राष्ट्र के अध्यक्ष भी मिलते हैं। तो STO के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ना, उनकी बैठक होगी अगले साल हमारे देश में, भारत में। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को। और G20 की भी बैठक हो रही है। आज़ादी के 75 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे उस समय हमारे देश में इतनी सारी बैठकें होंगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषता क्या क्या रही, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर मैं इसके बाद आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बोला है, और वो सारे पॉइंट आपको नोट करके रखने हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। PDF वाला लिंक अलग होगा, टेलीग्राम चैनल जो मुख्य चैनल है हमारा। इसके अलावा एक मेंस का ग्रुप है जिसमें आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, अपने आंसर्स भेज सकते हैं, मैं चेक करता हूँ वहाँ पर। हिस्ट्री ऑप्शनल का एक ग्रुप होगा जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ होगा। मुझसे अगर कुछ पूछना हो, बात करनी हो, तो Instagram ID दिया हुआ रहता है, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।
समरकंद घोषणा ने बातचीत और परामर्श के माध्यम से देशों के बीच मतभेद और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्धता की वकालत की है। ये लाइन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारत और चीन के बीच में 2020 में एक सैन्य झड़प हो चुका है। हमारे सीमा पर अभी भी दोनों देश के सैनिक बैठे हुए हैं। इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वार्तालाप और परामर्श के माध्यम से अपने जो हमारे कॉमन कन्फ्लिक्ट हैं उनको दूर करना चाहिए। संप्रभुता, स्वतंत्रता, राज्यों के क्षेत्रीय अखंडता, रीजनल जो राज्यों का अखंडता है उसका हमें स्वागत करना पड़ेगा। समानता, पारस्परिक लाभ, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की बात की गई है। जम्मू कश्मीर पर जब पाकिस्तान हमारे बात करने आएगा तो हम उसको बोलेंगे एससीओ का भी तुम उल्लंघन कर रहे हो। एससीओ के हम दोनों सदस्य हैं, वहाँ पर हमने रखा है कि हम दोनों किसी के इंटरनल चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस बात पर जोर दिया गया है कि बल के उपयोग की धमकी के लिए पारस्परिक सम्मान का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सतत विकास के आधार हैं। सदस्य देश आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी संगठनों के एक एकीकृत सूची बनाने के लिए सामान्य सिद्धांतों और दृष्टिकोण को विकसित करने की योजना बना रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मान लो वैसे आतंकवादी जो भारत में भी आतंकवादी घोषित हैं, चीन में भी वो आतंकवादी घोषित हो जाएंगे, पाकिस्तान में भी वो आतंकवादी घोषित हो जाएंगे, रूस में भी आतंकवादी घोषित हो जाएंगे, तो इस एरिया को तो उनको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो अगर हमारे पास एक कॉमन लिस्ट होगा कि हाँ ये देश जो है, ये व्यक्ति जो है वो आतंकवादी है या वो अलगाववादी है या वो गलत तरीके का इंसान है, तो उन सारे देशों में तो वो बैन होगा। ओके, जिनकी गतिविधियां एससीओ सदस्य राज्यों के क्षेत्रों में प्रतिबंधित हैं। रूस में अपनी गैस के निर्यात के लिए अधिक ग्राहकों की तलाश कर रहा है। रूस भी गैस के निर्यात के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है। क्यों? क्योंकि फरवरी में जब उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया है उसके बाद से उस पर बहुत सारे जो बैन लगाए जा चुके हैं, बहुत सारे उस पर रीजनल रूप से अमेरिका के द्वारा उस पर बैन लगाए गए हैं कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पश्चिमी देश इस पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। रूस ने सुझाव दिया कि संगठन को अपनी बड़ी एथलेटिक प्रतियोगिता आयोजित करने के बारे में भी सोचना चाहिए। रूस ने क्या सुझाव दिया है कि एससीओ क्यों ना, जैसे ओलंपिक होता है, जैसे एशिया कप होता है, जैसे फुटबॉल का यूरो कप होता है, जैसे फुटबॉल का एक अमेरिका का ओपन होता है, उसी तरह से एससीओ का क्यों ना एक एथलेटिक्स हम खेल आयोजित करें, जिसमें एससीओ के कबड्डी के खिलाड़ी भाग लें, बैडमिंटन के खिलाड़ी भाग लें, या क्रिकेट के खिलाड़ी भाग लें, फुटबॉल के खिलाड़ी भाग लें। इस तरह की चीज़ों का भी रूस ने सुझाव दिया। ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, आपको आंसर में लिखना चाहिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य संपर्क। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से एक दूसरे को पारागमन का पूरा अधिकार देने का आग्रह किया है, क्योंकि इससे संपर्क बढ़ेगा और क्षेत्र में विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में मदद मिलेगी। जो एससीओ के सदस्य देश हैं, अगर एक दूसरे देश में आवाजाही जाना आना मतलब कॉमन कर देते हैं, तो भारत को जो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इनसे डायरेक्ट पाकिस्तान ने हमें ब्लॉक कर रखा है। नहीं तो हम तो डायरेक्ट रोड के माध्यम से इनसे जुड़ सकते थे। तो इन क्षेत्रों से हम डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। इससे क्या होगा, ये क्षेत्र जो है वो गैस के, यूरेनियम के, ऊर्जा के बहुत बड़े उत्पादक देश हैं, और हम यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर उत्पाद को, हम अपने फार्मास्यूटिकल को, हम अपने जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनको बेच सकते हैं यहाँ पर। खाद्य सुरक्षा, पहला संपर्क था, भारत ने संपर्क की बात की है। दूसरा खाद्य सुरक्षा की बात की है, कनेक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी की बात की है। पूरी दुनिया का अभूतपूर्व ऊर्जा व खाद्य संकट का सामना कर रही है। भारत ने बाजार को बढ़ावा देने तथा खाद्य सुरक्षा संबंधित मुद्दों को हल करने की पहल पर जोर दिया है। भारत ने खाद्य सुरक्षा की भी बात की है। 2 मुद्दे लिंक मिल गए आपको, कनेक्टिविटी और खाद्य सुरक्षा। इस संदर्भ में भारत बाजार को लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एससीओ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चिन्हित करने बड़ी भूमिका निभा सकता है। 2023, अब ये बाजरा ही लिखा हुआ है, मिलेट वर्ष के रूप में घोषित करना चाहता है 2023 को भारत, 2023 ईस्वी को। इसलिए एससीओ भी उसमें मदद कर सकता है। और ये उत्पाद जब दुनिया में प्रसिद्ध होगा बाजरा, तो हमारी अपनी उत्पाद प्रसिद्ध होगा, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन चीज़ों का। तीसरे पॉइंट पर आ जाना, खाद्य सुरक्षा के बाद पहला कनेक्टिविटी, दूसरा खाद्य सुरक्षा, तीसरा पारंपरिक चिकित्सा पर कार्य समूह जो आयुर्वेद है अपना, या फिर दूसरा कौन सा है आयुर्वेद के अलावा, एक है सोवा रिगपा। ये क्या है? सोवा रिगपा।
इस चीज़ को ध्यान रखना, ये तिब्बत का आयुर्वेद है, रिगपा। ओके, सोवा रिगपा है, या दक्षिण भारत के कुछ बहुत ही उन्नत है, या यूनानी है, सिद्धा है, ये सब क्या है, पारंपरिक चिकित्सा के विधि हैं। हमारे गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा के लिए रिसर्च सेंटर भी खोला गया पिछले साल ही, WHO के जो चीफ हैं वो आए थे वहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री जी ने बात की है कि भारत पारंपरिक जो दवाइयाँ हैं, जो फार्मास्यूटिकल है, उनको बढ़ावा देने के लिए बात कर रहा है। WHO ने अप्रैल 2022 में गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र खोला। WHO ने अपना वैश्विक केंद्र खोला है गुजरात में। WHO द्वारा स्थापित पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र विश्वव्यापी केंद्र है, तो इसलिए भारत इसकी भी बात करे। भारत का अगला पॉइंट क्या है, चौथा, पर्यटन। बोला है कि SCO के देश एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में इतने कम क्यों आते हैं। रूस से तो बहुत सारे भारत लोग आते हैं, लेकिन कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इनसे भी खूब सारे संख्या में अगर एक दूसरे देशों में लोग जाएंगे तो पर्यटन बूम करेगा, जो कोरोना के बाद बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान पर्यटन क्षेत्र को हुआ, इसलिए पर्यटन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है SCO देशों के बीच में। हमारा चौथा पॉइंट क्या था SCO में, प्रधानमंत्री जी ने बोला पर्यटन। SCO ने बनारस को 2022-23 के लिए SCO पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया। अपना जो वाराणसी है उसको SCO ने क्या बोला है, कल्चरल राजधानी घोषित किया है। ओके, इसके अलावा यह भारत और SCO सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। यह SCO के सदस्य देश विशेष रूप से मध्य एशियाई गणराज्य के साथ भारत के प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को भी रेखांकित करता है। इस प्रमुख सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम के ढांचे के तहत 2022-23 के दौरान वाराणसी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि SCO का कल्चरल इसको कैपिटल घोषित किया गया बनारस को। कल्चरल और टूरिज्म का कैपिटल SCO का कौन बना है इस वर्ष के लिए, तो अपना बनारस बना है पहली बार। अब आते हैं, देखते हैं SCO क्या है भाई, इसके बारे में तो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। यह एक अस्थायी इंटर गवर्नमेंटल अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इंटर गवर्नमेंटल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होती है। इसे वर्ष 2001 में बनाया गया था। SCO चार्टर 2002 में हस्ताक्षरित किया गया और वर्ष 2003 में इसको लागू किया गया। चार्टर वार्टर से कंफ्यूज मत होना, एक तरह का छोटा सा संविधान SCO का। ओके, क्लियर हो गया होगा आज। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, यूरेशिया का मतलब क्या होता है, यूरोप और एशिया। यूरेशिया क्यों बोला गया है, क्योंकि रूस है वो तो पूरी एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। बाकी इसके देश कहाँ के हैं, एशिया के हैं। और रूस का जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वो पूरा जोन यूरेशिया कहलाता है। ओके, आर्थिक व सैन्य संगठन है, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इसे नाटो के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है। यह 9 सदस्यीय आर्थिक व सुरक्षा ब्लॉक है, सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है। लेकिन सैन्य संगठन पूर्ण रूपेण नहीं है, बस बोला जाता है कि एक नाटो का हम विपरीत बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी होगा तो भारत किसी भी सैन्य संगठन का कभी सदस्य नहीं बनता है। भारत कभी भी किसी सैन्य संगठन का सदस्य नहीं बनता है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बेसिक आधार है कि हम किसी भी दुनिया में सैन्य संगठन का सदस्य नहीं बनते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये बोला जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा नाटो इसको, लेकिन ये असल में है ऐसा कुछ नहीं। रैट्स जो है, क्या बोला मैं, रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये क्या करती है, इस SCO के सारे सदस्य देश का सैन्य अभ्यास होता है। सैन्य अभ्यास करते हैं आपस में, सेना में एक दूसरे का ड्रिल करते हैं एक दूसरे की जगह पर जाकर के, या सम्मेलन होता है, तो इन चीज़ों को लेकर हम सहयोग करते हैं, लेकिन ये एक सैन्य संगठन नहीं है। आधिकारिक भाषा रूस और चीनी है, रूसी चीनी। स्थानीय निकाय बीजिंग में SCO का सचिवालय है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ताशकंद में इसका रैट्स का मुख्यालय है। रैट्स का मुख्यालय कहाँ पर है, ताशकंद में, और सचिवालय बीजिंग में है। अध्यक्षता 1 वर्ष पर 7 सदस्यों द्वारा रोटेशन के माध्यम से की जाती है। साइक्लिक रूप से एक दूसरे देश को अध्यक्षता मिलती रहती है। उत्पत्ति, वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। संघाई 5 के काकी हो गए और ताऊ हो गए, है ना। उज्बेकिस्तान भी था इसमें, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना।
संघाई 5 सीमाओं के सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला से उभरा, जिसे 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों ने चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया था 1996 में। जो ये सारे दिखते हैं आपको, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान, ये सब किसके सदस्य थे? ये सब यूएसएसआर के भाग थे। जो यूएसएसआर 1991 में टूटा है, उसके बाद ये सारे देश अलग अलग हुए और चीन के साथ सीमा को लेकर विवाद होता था, उस पर बातचीत की थी इन्होंने। वर्ष 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। तो ताऊ, अब याद रहेगा, ताऊ तो जानते होगा ना, काकी और ताऊ हरियाणवी भाषा में आता है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बस यही मुझे पता है, सबको भूल जाते हैं लोग। भारत पाकिस्तान याद ही रहता है, रूस चीन याद ही रहता है, एक ईरान को जोड़ लेना, 9 सदस्य हो गए, याद हो गया होगा आज तो सदस्य भी इसके सबको। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। वर्तमान सदस्य हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। ईरान भी इसका सदस्य बन गया है। और मंगोलिया जो है वो इसका पर्यवेक्षक राष्ट्र है। मंगोलिया पर्यवेक्षक है, वो भी कुछ दिनों में सदस्य बन जाएगा। भारत को वर्ष 2005 में एससीओ के एक पर्यवेक्षक बनाया गया था और इसे आमतौर पर समूह के मंत्री स्तरीय बैठक लिया है, जो मुख्य रूप से यूरेशियाई क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है। भारत इससे पहले मंत्री स्तर का जो सम्मेलन होता था, जब सदस्य नहीं बना था 2017 से पहले, तो उसमें मंत्री स्तरीय सम्मेलन पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेता था। 2017 में तो हम पूर्ण रूपेण सदस्य बन गए हैं इसके। पहल, सदस्य राष्ट्रों के बीच ध्यानपूर्वक देखना एक एक चीज़, लोगों से लोगों के संपर्क, पीपल टू पीपल संपर्क। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई आवर्ती पहल के तहत बनारस को कल्चरल एंड टूरिज्म का कैपिटल घोषित किया गया है। प्रत्येक वर्ष एक सदस्य देश के सांस्कृतिक विरासत का शहर जो संगठन की आवर्ती अध्यक्षता को संभालेगा, उसे इसकी प्रमुखता को उजागर करने के लिए उपाधि प्रदान की जाएगी। नई पहल समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद लागू होगी, जिसके बाद भारत अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेगा। अगले राष्ट्राध्यक्ष के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। राष्ट्राध्यक्ष का जो शिखर सम्मेलन होगा। एससीओ का विस्तार पढ़ते हैं। एससीओ के सम्मुख चुनौतियों को भी हम लोग पढ़ेंगे। यह देखा गया कि एससीओ का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ा है। एससीओ के चार्टर के सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकृत किया जा रहा है। चीन और रूस समूह को पश्चिम के लिए काउंटर के रूप में, विशेष रूप से नाटो के विस्तार के रूप में तैयार करना चाहते हैं, लेकिन भारत क्या ऐसा होने देगा? नाटो के काउंटर के रूप में जैसे ही एससीओ तैयार होने लग जाएगा, भारत उससे सबसे पहले अलग हो जाएगा कि हम तो नाटो के विरोधी ना हो सकते, ना तो समर्थक हो सकते हैं, हमें इससे दूर ही रहना है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि एससीओ और नाटो के बीच काफ़ी विरोधाभास है। नाटो का विस्तार पूरी तरह से अलग है, क्योंकि एससीओ गुट निरपेक्षता पर आधारित एक सहकारी संगठन है, किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करता है। जैसे नाटो का लक्ष्य क्या होता है? मुख्य रूप से रूस को काउंटर करना, यही तो होता है मुख्य लक्ष्य। लेकिन एससीओ का ऐसा कोई नहीं है। एससीओ का है कि हम 5-6 लोग जो हैं, हम अच्छे से भाई भाई मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के यहाँ घूमने फिरने जाएंगे, एक दूसरे को खाना पीना देंगे, एक दूसरे के यहाँ तेल सप्लाई करेंगे, पानी सप्लाई करेंगे, मिलजुल के रहेंगे, झगड़ा लड़ाई भी नहीं करेंगे। एससीओ का तो यही लक्ष्य है। नाटो का क्या लक्ष्य है? हम सब गुट बना के घूमेंगे, कोई एक किसी को छेड़ेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। दोनों मंत्र समझ में आ गया होगा, बच्चों की भाषा में समझाया मैंने। ओके। नाटो शीत युद्ध की सोच पर आधारित है, जबकि एससीओ क्या है? 1991 के बाद बना एक संगठन है जो मुख्य रूप से आर्थिक और कनेक्टिविटी पर काम करता है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ परिचय दे दिया था इसका मैंने। उत्पत्ति कैसे हुई थी ये सब देख लिया था हमने। उद्देश्य पर आते हैं। सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना, राजनीतिक, व्यापार व अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना, शिक्षा, यहाँ से करते जाना अंडरलाइन, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि क्षेत्रों में संबंध को बढ़ाना। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं समझाता हूँ आपको। एससीओ में रूस सदस्य है। रूस से हम 35% के डिस्काउंट पर तेल ले रहे हैं। कितना परसेंट के डिस्काउंट पर? तो 35% के डिस्काउंट पर हम तेल ले रहे हैं। रूस नए ग्राहक की खोज में है। किसको किसको बेच सकता है? चीन को पहले से ही बेच रहा है। पाकिस्तान की अगर हिम्मत होगी तो पैसा लेगा, क्योंकि वो अमेरिका से हमेशा डरता रहता है। ईरान को बेच सकता है। ईरान तो खुद तेल संपन्न देश है। जो सेंट्रल एशियाई देश हैं उनको बेच सकता है। भारत के पास क्या है? भारत के पास आईटी है। भारत के पास सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा उद्योग है। भारत के पास बीपीओ का बहुत बड़ा उद्योग है। भारत के पास खाद्य उत्पादन का बहुत ज़्यादा स्रोत है। इन सब चीज़ों को हम कहाँ पर बेच सकते हैं? इन देशों में बेच सकते हैं।
उसके अलावा हमारे पास मानव संसाधन है जिसको हम बेच सकते हैं इन देशों में। उसके अलावा जो यूरेनियम का उत्पादन होते हैं वो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा होता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा यूरेनियम इन्हीं लोगों के पास है। तो हम उनसे यूरेनियम लेकर ऊर्जा उत्पादन पर अपनी आत्मनिर्भरता बना सकते हैं। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ने से टूरिज्म बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। ये सब क्या है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा आंसर में कि हमें क्यों चाहिए SCO, भारत को क्यों चाहिए SCO, भारत के क्या लाभ हैं, उनमें इन चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। उद्देश्य में ये बता दिया मैंने। संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता को बनाए रखना, लोकतांत्रिक, निष्पक्ष व तर्कसंगत नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। रैट्स के माध्यम से जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित, उनको काउंटर करना। और जब हमारा कॉमन लिस्ट होगा आतंकवादियों का तो हम उस पर बात कर सकते हैं कि ये आतंकवादी अगर भारत में घोषित हैं तो ये पाकिस्तान में भी घोषित होने चाहिए। सदस्यता सब बता दिया मैंने। संरचना पर आते हैं। राष्ट्र प्रमुखों की परिषद होती है। SCO का सर्वोच्च निकाय क्या होती है? राष्ट्र के प्रमुख का परिषद। अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी आंतरिक गतिविधि के माध्यम से बातचीत कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करते हैं ये SCO के राष्ट्राध्यक्ष। शासन प्रमुख के SCO के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर वार्ता का निर्णय लेती है, संगठन के बजट को मंजूर देती है। विदेश मंत्रियों की एक परिषद है, रैट्स है एक, और एक सचिवालय इसका बीजिंग में स्थित है। भारत हेतु समूह की प्रासंगिकता क्या है, ये हमारे लिए सबसे मुख्य मुद्दा होगा। समय के साथ SCO मेजबानों ने सदस्यों के बीच मतभेद पर चर्चा करने के लिए मंच का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया है। ये ऐसे अवसर हैं जब वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री ने 2015 में पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय बैठक की और विदेश मंत्री ने 2020 में मॉस्को सम्मेलन के दौरान चीनी समकक्ष के साथ भी वार्ता की थी। इसका मतलब ये हुआ कि SCO जो है वो हमारे लिए एक मंच है। 2020 में जब हमारे चीन के साथ भिड़ंत हो गई थी तो हमने चीन के साथ SCO के मंच पर मॉस्को रूस में जाके बातचीत कर ली और हमारे प्रधानमंत्री ने 2015 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी वार्तालाप की थी। तो इस तरह की चीज़ें हमें मिल जाती हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के चतुर्भुज समूह का भी हिस्सा है। भारत क्वाड का भी हिस्सा है। क्वाड जो है जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। एक अलग प्रकृति के समूह के साथ इसका जुड़ाव इसकी विदेश नीति का हिस्सा है जो रणनीतिक स्वायत्तता व बहुसंरक्षण के सिद्धांत पर जोर देती है। भारत क्या बोलता है कि हमारी मर्जी होगी, हम किसी से भी मिलेंगे, हमारी मर्जी होगी, हम किसी भी संगठन का सदस्य बनेंगे। ना तो हम अमेरिका के विरोध में खड़े हैं, ना तो हम अमेरिका के सहयोग में खड़े हैं, हम अपने सहयोग में खड़े हुए हैं। बस इस चीज़ को समझना। तो वीडियो में PDF में तो यहीं तक था। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं? आपको जो क्वेश्चन लिख के भेजना है कि भारत और SCO का संबंध वर्तमान समय की मांग है का संबंध वर्तमान समय की मांग है। समालोचनात्मक विवरण दीजिए। समालोचना का मतलब आपको पक्ष में भी पॉइंट लिखना है, विपक्ष में भी लिखना है कि भारत और SCO का संबंध वर्तमान समय की मांग है, इसके समालोचनात्मक वर्णन या विवेचना कीजिए। ओके, इस चीज़ को लिख के भेजना है। 2 बार मैंने बोल दिया है, एक बार फिर से आप बैक करके सुन सकते हो अगर आपको सुनना होता। तो यही था मुख्य मुद्दा। यहाँ तक सारा कुछ मैंने बता दिया है। जो सेंट्रल एशियाई देश हैं इनसे 1991 के बाद हमारे संबंध जो हैं उतने प्रगाढ़ नहीं हो पाए हैं। ऐतिहासिक संबंध तो बहुत पहले से है, यहाँ से लोग आते रहे हमेशा भारत में, चाहे मुग़ल काल हो या फिर दिल्ली सल्तनत का काल हो। तो सीधी सीमा नहीं लगती है इन देशों से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से। तो चीन और पाकिस्तान से अगर हमारे बाय रोड हम जुड़ जाते हैं इन देशों से तो हमारा व्यापार बूम करेगा और इन देशों को समुद्र की राह मिल जाएगी हमारे देश से होकर। तो पूरा मैंने बताने की कोशिश की है। SCO वैश्विक GDP का 30% शेयर करता है, 30%। एक डेटा छूट गया तो जो मैंने बता दिया है, बाकी तो और कुछ इसमें बचा नहीं। तो यही था। और इसमें अगर क्वेश्चन आपको लिखना हो तो ये लिखना कि भारत के स्टार्टअप किस तरह से बूम कर रहे हैं, भारत की इकॉनमी 5वीं बड़ी इकॉनमी है, इस तरह की चीज़ें लिख के आप ये बता सकते हो कि SCO के लिए भारत क्यों ज़रूरी है, भारत के लिए SCO क्यों ज़रूरी है, चुनौतियाँ क्या क्या हैं। अब मैं उस पर 3-4 पॉइंट बता देता हूँ। रूस और चीन जो हैं वो अमेरिकी विरोधी गुट के रूप में इसको खड़ा करना चाहते हैं, जबकि भारत ऐसा नहीं चाहता है।
ऊर्जा सेक्टर के लिए भारत की डिपेंडेंसी अभी भी अरेबियन प्रायद्वीप पर बनी हुई है। इन देशों पर हमें ऊर्जा के लिए मजबूर होना पड़ सकता है आने वाले समय में। रूस, चीन, पाकिस्तान, ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन भारत के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इन तीनों को बनने से दूर हमेशा रखना पड़ेगा भारत को कि रूस का पाकिस्तान और चीन के साथ कम से कम संबंध स्थापित हो सके। इसके अलावा क्या है, चीन के साथ हमारे सीमा विवाद है जो एससीओ पर प्रभाव डाल सकता है। पाकिस्तान को लेकर आतंकवादी जो हमले होते हैं हमारे देश में उसको लेकर विवाद है। जम्मू कश्मीर का विवाद है जिसको लेकर हम इसमें कंसर्न हो सकता है कि पाकिस्तान के कारण हमारे संबंध एससीओ से भी अच्छे ना बन पाएँ। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। क्वाड जो है वो खुद को एक असुरक्षित महसूस कर सकता है कि एससीओ उसके बदले खड़ा किया जा रहा है। इसलिए भारत को इन दोनों के बीच में बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्वाड और एससीओ के बीच में। ओके, तो इस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं इसके सामने। बाकी रूस और यूक्रेन के वॉर के बाद भारत पर एक दबाव बन सकता है कि आप रूस समर्थित जो एससीओ संगठन है उससे अलग हो सकते हैं, या रूस को जब पूरे रूप से सेंसर किया जाएगा चारों तरफ से तब एससीओ में भी हो सकता है दबाव पड़े कि रूस के साथ आप संबंध स्थापित ना करें। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, चुनौतियों में लिख सकते हैं। बाकी तो पूरा लेक्चर ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच। जैसा भी लगा हो ज़रूर बताना कमेंट करके, तब अगला लेक्चर आ पाएगा आपका। थैंक यू सो मच।